हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो कल हमने अपनी एस्ट्रोनॉमी थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने तारे के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, सूर्य क्या होता है, मून, ठीक है, प्लैनेट, जितनी भी चीज़ें थी एस्ट्रोनॉमी में हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 10 से 15 मिनट के अंदर जो हमने जितना भी पढ़ा है ना पिछले जितनी भी क्लासेस में उसकी फास्ट रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। जल्दी से एक रिवीजन मार देते हैं जिससे थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा और आपकी जो याद रखने सारी चीज़ें आपको वापस याद आ जाएगी, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जियोग्राफी होती है ना, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूँ। जो हमारी क्या होती है, जियोग्राफी होती है, वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। 4 पार्ट में कौन से डिवाइड होती है। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमी। कौन सा? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। पहला पार्ट कौन सा होता है? एस्ट्रोनॉमी। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? टोपोग्राफी। कौन सा होता है? टोपोग्राफी। तीसरा होता है जियोइड। और चौथा पार्ट कौन सा? जियोग्राफी। कौन सा होता है? यहाँ पे जियोलॉजी आएगा ना कि जियो, ठीक है। आप उसको ठीक लेना। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि 4 पार्ट में जियोग्राफी डिवाइड होती है, ठीक है ना। हमने ये जो एस्ट्रोनॉमी है ना, ये हमने अपनी क्लियर यानी कि खत्म कर लिया है। अब हम किस में आएंगे? अब हम आएंगे टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी पे जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार आज इसकी थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं, फिर कल से अपने टोपोग्राफी पे आएंगे, ठीक है ना। तो आज इसकी रिविजन करता है फटाफट से। इसमें कोई वेट नहीं, इसमें मैं बस स्पीड से चलूंगा, बस आप मेरे साथ रहना, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना। स्पीड चलेगी फुल। फटाफट से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। उसके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एक तारा होता है। तारा जैसे मान लो ये तारा होता है, तारा होने से पहले क्या होता है, ये होता है निहारिका। क्या होता है? निहारिका। निहारिका से पहले क्या होता है? ये एक विरल गैस का समूह होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? विरल गैस का समूह होता है। इसमें क्या होता है? विरल गैस होती है, निहारिका होती है। उसके बाद ये क्या बनता है, जब ये ज़्यादा आपस में क्लोज आ जाता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। उसके कारण, हीट के कारण वहाँ पे लाइट भी जनरेट हो जाती है। तब जाके ये क्या बनता है? तारा बनता है। तारा बनने के बाद जब इसका 90% जो फ्यूल होता है वो खत्म हो जाता है तो ये बन जाता है लाल दानव। क्या बन जाता है? रेड जेंट। क्या बनता है? रेड जेंट। उसके बाद लाल दानव के बाद ये 2 पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। अगर ये चंद्रशेखर सीमा, मैंने आपको बताया था कि 144 यानी 1.44 से छोटा हो, अगर कोई तारा सूर्य से 1.44 छोटा हो तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। उसके बाद ये बनेगा काला वामन, ठीक है ना। काला वामन बन के तारा यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यह क्या बताया था, जो जो लाल दानव होता है ये क्या बनेगा इधर आके? ये बनेगा विस्फोटक यानी अभिनव तारा। अभिनव तारे के बाद ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सी में हो जाता है? पहला हो जाता है न्यूट्रॉन में, फिर हो जाता है पल्सर में, फिर क्वेसर में, फिर ब्लैक होल में, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के जो एक एक चम्मच मिट्टी का जो भार होता है वो 12 हाथियों के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सब मैंने बताया था आपको, ये आपको याद आ गया, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि देखो आकाशगंगा हम किसे कहते हैं, फिर हमने आकाशगंगा पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो सौरभ, क्या सौरभ तारों के समूह को क्या कहते हैं? हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है ना। देखो मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। देखो जो सौरभ तारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, जो सौरभ तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। और सौरभ आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं? ब्रह्मांड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रह्मांड कह देते हैं, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा, सिर्फ बोल रहा हूँ। बोर्ड पे लिखूंगा तो लंबी चल जाएगी वीडियो, ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया था आपको जो सबसे करीबी हमारी, जो सूर्य से सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, जो हमारी आकाशगंगा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है। देखो पहले तो आप ये याद रखो, जो हमारी आकाशगंगा है ना उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। क्या है? मिल्की वे। उसके सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी थी? तो देवयानी। मैंने आपको बताया था कि जो देवयानी है वो मिल्की वे के सबसे करीबी आकाशगंगा है, इतना आपको याद होगा। उसके बाद आप बताओ कि जो सेकंड नंबर पे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो NGC
मैंने आपको क्या बताया था कि NGC 33 है ना, वो दूसरे नंबर की सबसे करीबी आकाशगंगा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पृथ्वी से सबसे करीबी तारा हम किसको बोलते हैं, तो सूर्य को बोलते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी से सबसे करीबी तारा हम किसको बोलते हैं, सूर्य को बोल देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरे नंबर पे सबसे करीबी तारा कौन सा पृथ्वी से, तो क्या थी, प्रोक्सिमा सेंचुरी थी। क्या थी, प्रोक्सिमा सेंचुरी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आपको याद होगा डॉग स्टार या साइरस हम जिसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डॉग स्टार या साइरस हम उसको बोल देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्या है, ये देखो, ये हमारी क्या आकाशगंगा है, और जो यहाँ पे क्या हमारा सन है, ये इसके चक्कर काट रहा है, तो कितने समय यानी कितना टाइम ले रहा है, तो आपको पता था कि ये 25 करोड़ साल में अपना जो एक चक्कर काटता है, इस चक्कर काटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं इसको कोस्मिक ईयर। क्या बोल देते हैं, कोस्मिक ईयर। ठीक है ना। देखो, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, रिविजन करा रहा हूँ, ये उसको सही समझ में आ गया जिसने सारी वीडियो देखी होगी। ठीक है ना, तो एक बार प्लीज़ पहले आप जाके सारी वीडियो देखना, उसके बाद ये रिविजन वाली वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कोस्मिक ईयर। ठीक है, ये कितने टाइम का होता है, ये 25 करोड़ साल का होता है। जो इसकी स्पीड होती है ना, सन की स्पीड होती है जो मद्दाकिनी के चक्कर काटने की, तो वो कितनी होती है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया। देखो, उसके बाद क्या आता है, साइरस मैंने आपको बता दिया कि जिसको हम डॉग स्टार बोलते हैं, जो सबसे चमकीला तारा होता है। उसके बाद आता है हमारा तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी होती है, तो 89 होती है। कितनी होती है, 89 होती है। उसके बाद नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी होती है, तो 27 होती है। कितनी होती है, 27। और नक्षत्र मंडल और तारामंडल में अंतर क्या था, जो हमारा सूर्य है ना, क्या है, जो हमारा सूर्य है, इससे करीबी यानी इससे करीबी ताराओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, नक्षत्र मंडल बोल देते हैं। और इससे दूर वाले ताराओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, तारामंडल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तारामंडल बोल देते हैं। और जो सबसे करीबी ग्रहों के समूह को क्या बोल देते हैं, तो सौर मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। जो तारामंडल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 89 होती है। कितनी होती है, 89 होती है। और जो नक्षत्र मंडल होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 27 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, 27 होती है। और जो हमारा बच गया सौर मंडल, तो उसके अंदर कितने प्लैनेट्स आते हैं, तो 8 प्लैनेट्स आते हैं। कौन सा नहीं आता, तो प्लूटो नामक प्लैनेट नहीं आता, वो बेदखल कर दिया था। बेदखल क्यों कर दिया था, 2-3 कंडीशन थी। एक तो वो जो हमारा चंद्रमा है वो एक उपग्रह है ना, उससे भी छोटा था, यानी कि जो ग्रह है ना वो उपग्रह से भी छोटा था। ठीक है ना, तो इस कारण एक तो कारण ये था। और दूसरा कारण क्या था, जो वरुण था ना, वो वरुण की ऑर्बिट होती है ना, जो उसकी कक्षा होती है, उसके कक्षा के बीच में आता था। ठीक है ना, कक्षा के बीच में आता था। ठीक है, तो इसलिए वो तारा जो अपने प्लैनेट से जो ग्रह है उसकी कैटेगरी से निकाल दिया गया। ठीक है ना, अब वो किस कैटेगरी में है, आपने पता होगा जो शुद्ध ग्रह होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, उसके जितना है ये, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना, जो हमारा प्लूटो था वो एस्टेरॉयड यानी शुद्ध ग्रह है उनसे थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा रख दिया 13, 43, 40 इसका नाम रख दिया गया था। जो काउंटिंग होती है उसके अनुसार इसका नाम रख दिया गया था। क्योंकि देखो, ये एस्टेरॉयड बेल्ट का जो वो होता है ना, शुद्ध ग्रह होता है, उनके बराबर उनकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये अलग भी है थोड़ा उनसे। जो शुद्ध बेल्ट है, यानी आई मीन एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो एक जगह पे है ना, यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में है। लेकिन जो हमारा प्लूटो वो दूर है इन सबसे, तो इसलिए इसको थोड़ा अलग नाम दे दिया, 13, 40, 13, 43, 40 का नाम टेक दिया गया था। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था सन के बारे में। जो सन की इनर जो आउटर लेयर होती है, जैसे इनर कौन सी होती है, पहली होती है कोर, दूसरी होती है रेडिएटिव, तीसरी होती है कॉन्वेक्टिव। मैंने आपको बताता है ना। देखो, जो कोर होता है, कोर के अंदर क्या पाया जाता है, कोर के अंदर पाया जाता है सनलाइन। क्या पाया जाता है, आई मीन उसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। किस फॉर्म में, किस में कन्वर्ट होता रहता है, वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो सनलाइन प्रोसेस के द्वारा चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर वो कितनी कितनी क्वांटिटी में होता है। तो जो हमारा 75% होता है वो होता है हाइड्रोजन, और जो 24% होता है वो हीलियम होता है, और जो 1% हो गया अदर बचा हुआ पार्ट जो भी उसमें होता है, यानी 1% के अंदर कुछ और आ जाता है। ठीक है ना, आपको सिर्फ कितना याद रखना है, जो 75% क्या है हाइड्रोजन, 24% क्या है हीलियम। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब देखते हैं, देखो उसके बाद क्या था, जो हमारा रेडिएटिव जोन था ना, रेडिएटिव जोन के अंदर 3 तरह की जो रेज होती है, जो प्रकाश होता है वो निकलता है। पहला प्रकाश कौन सा होता है, पहला प्रकाश होता है गामा प्रकाश।
कौन सा होता है, गामा प्रकाश। ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है ना, ये पृथ्वी से पड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन सा था, एक्सरे। कौन सा था, एक्सरे, वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उसके बाद कौन सा था, फोटान। कौन सा था, फोटान, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारी पृथ्वी पे आके गिरता है, जिसको हम सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। वो कौन सा प्रकाश होता है, वो फोटान प्रकाश होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं आउटर लेयर पे। आउटर लेयर में मैंने आपको बताया था कि पहले कौन सी थी, पहले मतलब कि जो आउटर होती है, ये तो मैंने इनर बता दिया आपको। इनर कौन सी थी, इनर तीन थी। कौन सी थी, इनर तीन थी, कोर, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव। और बाहर वाली कौन सी है, बाहर वाली कौन सी है, देखो पहले नंबर पे क्या था, जो हम सूर्य को देखते हैं, जो हमें सूर्य दिखता है, वो मतलब मान लो कि हमें जो दिखता है, ये क्या दिखता है, ये क्या होता है, ये होता है फोटोस्फीयर। क्या होता है, फोटोस्फीयर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश मंडल बोल देते हैं। उसके बाद एक और लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम क्या कह देते हैं, क्रोमोस्फीयर। क्या कह देते हैं, क्रोमोस्फीयर। उस क्रोमोस्फीयर को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, उस क्रोमोस्फीयर को हम हिंदी में बोल देते हैं वर्णमंडल। क्या बोल देते हैं, वर्णमंडल। उसके बाद होता है कोरोना। क्या होता है, कोरोना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किरीट या मुकुट, ठीक है ना, किरीट या मुकुट। ये कब दिखता है, ये सिर्फ दिखता है ग्रहण के टाइम। कब दिखता है ये, जब ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पे, आई मीन सूर्य पे जब ग्रहण लगेगा ना, तब इसके साइड वाला पार्ट दिखाई पड़ता है, तो तभी कोरोना दिखता है, ठीक है ना। हमें किस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का टेम्परेचर होता है, मैंने आपको बताया था 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके पास्ट वाली वीडियो देखो स्टार्टिंग से, उसके बाद रिवीजन वाली वीडियो देखना, फिर आपको एकदम एक एक चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कोरोना होता है, क्या क्रोमोस्फीयर होता है, क्या फोटोस्फीयर होता है, ठीक है ना, वो आप सबको समझ में आ जाएगा। तो पास्ट वाली वीडियो देखनी जरूरी है आपको, ठीक है ना। 27 लाख डिग्री क्या है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका, और इसका कितना था, मैंने आपको बताया 32,000, 32, अरे जो अंदर वाले का था 6,000, कितना था, 6,000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये मैं लेयर भी पढ़ ली। उसके बाद मैंने आप स्टार्ट करा था ग्रह, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रह के अंदर देखो, ग्रह हम किसको बोलते हैं, उसकी एक मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो जिसके पास अपनी हीट नहीं होती, जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती, और जो एक तारा का चक्कर काटता है, वो क्या होता है, प्लैनेट्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पास ना तो अपना खुद का प्रकाश, ना उसकी हीट है खुद ही, और वो सूर्य का चक्कर काटता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि जो हमारे ये प्लैनेट्स कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपकी 8 प्लैनेट है, और जो हमारा 9वां प्लैनेट है वो कैटेगरी से निकाल दिया गया था, ठीक है ना। क्यों निकाल दिया गया था, मैंने आपको बता दिया कि 2-3 कारण थे, इस कारण वो निकाल दिया गया था, ठीक है। इतना आप समझ रहे हो ना। अगर आप भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, जो पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं, कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो ये होते हैं, इनको क्या कह देते हैं हम, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट्स। क्या कह देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी तुलना की जाती है पृथ्वी से, क्योंकि जो फर्स्ट 4 होते हैं ना, ये पृथ्वी के समान होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के भी सॉलिड होती है, और ये बाकी 4 भी सॉलिड होते हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल देते हैं। उसके बाद बच गए लास्ट के 4, कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको हम क्या बोल देते हैं, जैविन प्लैनेट्स। क्या बोल देते हैं, जैविन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनको जैविन प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति से इनकी तुलना की जाती है। जो जुपिटर होता है, जुपिटर से ही जैविन बना है, तो इससे उसकी तुलना की जाती है, इसलिए इनको जैविन प्लैनेट्स बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, बाकी इनके जो कलर वगैरह है, कितने देर में अपना रोटेशन रिवोल्यूशन करते हैं, आप वीडियो में देख लेना। ये रिवीजन करूँगा तो फिर आपकी लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत बहुत लंबी। तो अभी हम सिर्फ 10 से 20 मिनट में वीडियो कवर करने की सोच रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आपको बस थोड़ा मोटा मोटा सा याद आ जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। अब आप सोच रहे हो कि रिवीजन वाली वीडियो देख लेते हैं, हो गया हमें भी याद, ऐसा नहीं होता। आप एक बार वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को बताओ, मैंने बहुत ईजिली वे में समझाया है, ठीक है ना। इतना समझ गए। उसके बाद क्या आता है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक होता है गोल्डी लोक जोन। क्या होता है, गोल्डी लोक जोन। ये क्या होता है, जहाँ पर जो जीवन है वो जीवन की आशंका पाई जाती है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर जीवन पाया जाता है, तो उनको क्या बोल देते हैं, गोल्डी लोक जोन। ये कौन से होता है, इसमें कह सकते हैं हम चंद्रमा हो गया, ठीक है, पृथ्वी तो है ही, और मंगल पे भी आस है कि वहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट 2 है, यानी पहले 2 बच गए, जो बुध और शुक्र है, उन पर जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरे वाला है वो इतना गर्म रहता है 24 घंटे, वहाँ पे तो हम जल के फूक जाएंगे, रात को भी और दिन में भी, ठीक है।
और जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा बुध है उसके अंदर तो देखो दिन में इतना टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है और जो रात के टाइम एकदम लो हो जाता है, तो वहाँ पे जीवन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए मंगल और चांद और जो हमारा ये है पृथ्वी, इस पे ही जीवन की संभावना पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था उल्का, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताया था। देखो एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, कहाँ होती है ये बुध, आई मीन बुध नहीं सॉरी, बृहस्पति और मंगल के बीच में होती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। और जो मंगल होता है ना वो एस्ट्रॉयड बेल्ट को खींचता है उसके जो, देखो मान लो ये हमारा मंगल है और ये हमारा क्या है, जुपिटर है, इनके बीच में कहती है एस्ट्रॉयड बेल्ट है। क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। देखो जो हमारे मंगल है ना, मंगल के जितने, मंगल के जैसे मान लो इतनी रेंज है, क्या इतनी रेंज है, किसकी ग्रेविटेशन फोर्स यानी खींचने की क्षमता इतनी यहाँ तक है। तो जितने इसके अंदर एस्ट्रॉयड होंगे ना, एस्ट्रॉयड ठीक है ना, क्षुद्र होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उनको ये अपने पास खींच लेता है। क्या कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। खींचने के बाद ये खुद चला जाता है ऊपर, कहाँ चला जाता है, ऊपर। और बच जाता क्या, हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, मून हो गया, शुक्र और बुध हो गया, इन पर आकर ये एस्ट्रॉयड गिरते हैं। ठीक है ना, तो देखो जब ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, उल्का, क्या बन जाता है, उल्का और बेलाइट। ठीक है ना, उल्का कौन से होते हैं, उल्का वो होते हैं जो पृथ्वी के, मान लो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है तो कुछ ऐसे घूम जाते हैं इसके साथ साथ, यानी जैसे हम चल रहे हैं ना वैसे ही वो पत्थर यानी जो शुद्र होते हैं वो भी आके हमारे साथ चलने लग जाए तो वो कहलाता है उल्का। क्या कहलाता है, उल्का। और जो इसके अपोजिट चले जाए, देखो जो इसके अपोजिट चले जाए वो क्या कहलाता है, बेलाइट। क्या कहलाता है, बेलाइट। ठीक है ना, जो उल्का होता है, उल्का इस पे पृथ्वी पे कहीं भी जाके पड़ने के बाद क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है। लेकिन जो ये बेलाइट होता है ये गिरने, ये जब जमीन पर गिरते हैं तो ये क्या कहलाता है, टेक्टाइट। क्या कहलाता है, टेक्टाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनकी स्पीड कितनी होती है, उल्का की स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि ये हवा के साथ चलते हैं। ठीक है ना, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम हवा के साथ चलेंगे तो स्पीड हमारी ज़्यादा होगी, अगर हम हवा के विपरीत चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, तो हमारी स्पीड बहुत कम होती है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 12 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितनी होती है, 12 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ कितनी झुकी हुई है, मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है ना, अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और 41,000 साल पहले, कब, 41,000 साल पहले जो हमारी अर्थ थी ना वो 21 डिग्री झुकी हुई थी। कितनी, 21 डिग्री झुकी हुई थी। और जो हमारे 900 मिलियन यानी कि 900 मिलियन साल पहले जो हमारी चक्कर है ना, यानी कि जो रोटेशन है ना पृथ्वी का, वो 18 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है ना, जब कितना हो जाता है, 18 घंटे में जो उसका कंप्लीट हो जाता है रोटेशन। ठीक है, अब कितने में होता है, अब 24 घंटे में होता है। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण था एस्ट्रॉयड हो गया, जो क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इतने पड़ते हैं यानी पृथ्वी पे इनका वजन है, यानी पृथ्वी का जितना वजन है ना और बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, जिस कारण क्या थोड़ी सी और झुकी झुकी हुई है, ये ज़्यादा झुक गया, यानी पहले 21 डिग्री झुकी हुई थी, अब 23.5 डिग्री झुक गई है। और वजन बढ़ने के साथ साथ इसके जो घूमने की स्पीड है वो भी थोड़ी सी, उसकी में भी फर्क पड़ा है। तो कितना, 4 घंटे यानी 6 घंटे का फर्क पड़ा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु इसी इन्हीं में से बोलते हैं, जैसे कि इनके जो धूल बच जाती है ना आपस में बढ़ते बढ़ते, इनमें से जो डस्ट निकलती है, जो धूल निकलती है, तो जब धूल भी ना इसके सन के चक्कर काटती रहती है। ठीक है, ये भी जो चक्कर काट रही है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं ना ये सन के चक्कर काटती है, तो इन्हीं में से धूल निकलती है। इन्हीं में से धूल निकलने के कारण वो ना एक समूह में नहीं इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे दिखने लग जाते हैं। वो कैसे दिखने लग जाते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो आगे आ जाते हैं, जो उसकी थोड़ी से और छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़े पीछे आ जाते हैं। और जो आगे से क्या होता है, पतला होता है, पीछे से क्या होता है, बड़ा होता है। इसको क्या बोल देते हैं हम, धूमकेतु या कोमेट्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कोमेट्स बोल देते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। देखो जो एक, आपको एक कोमेट का नाम याद रखना, जो धूमकेतु है, हेली नाम का एक धूमकेतु है, वो हमें 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि वो भी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और ये 76 वर्ष का बाद हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होता क्योंकि धूल है इसके चक्कर काटती रहती है। ठीक है ना, और जो हमारा उल्का होता है ना, उल्का
उल्का जब धरती पे गिरने वाला होता है ना, सिर्फ ये 2 से 3 सेकंड तक हम उसको देख सकते हैं, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया जब ये अपने वायुमंडल में आता है, जो उल्का होता है वायुमंडल में आता है, तो जो हमारा वायुमंडल है ना, उल्का पिंड के साथ क्या करता है, उसको जलाकर वहीं पे भस्म कर देता है, यानी वहीं पे फूक देता है, अगर छोटा उल्का होता है तो। अगर कोई बड़ा ही उल्का हो गया, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया। अच्छा, एक कमेंट में आंसर बताओ कि मैंने आपको एक उल्का का नाम बताया था जिसने प्रशांत महासागर का निर्माण किया था, तो उस उल्का का नाम क्या, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतना आप समझ गए। शायद अब तो कुछ बताना रहा कि नहीं क्या होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बारे में, मून के बारे में, वो तो अभी रिसेंटली आपको बताया होगा, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो बहुत होगा इतना रिविजन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करते हैं टोपोग्राफी, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे, टोपोग्राफी, उसके बारे में बताएंगे हम कि उसमें क्या होता क्या नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। अगर आप इस चैनल पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप इस चैनल पर मतलब ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक बार जाके पास्ट वाली वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको मतलब फिर ये जो वीडियो ना देखने में अच्छी भी लगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।